हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में सिनेरियो क्या है। ये जो करंट सिचुएशन चल रही है वॉर की, जिसको लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है, ये हो क्या रहा है। ये ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएसए, यमन, देन इज़राइल, ये सब जो इन्वॉल्व है, ये अटैक्स कर क्यों रहे हैं, किस किस पे कर रहा है, ये आज हम पूरी सिनेरियो जो है वो इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम मैप के थ्रू देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में ये जो कंट्रीज़ हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएसए, इज़राइल, ये सब लोकेटेड कहाँ पे हैं, इनके लोकेशन से क्या मतलब बनता है इनके अटैक्स का। तो कि ये सारी कंट्रीज़ की लोकेशंस इनको क्यों अटैक्स करवा रही हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये रहा ईरान, ये है सऊदी अरेबिया, यहाँ इज़राइल दिख रहा होगा, और इधर यूएसए है, इधर से यूएसए है। उसके बाद यहाँ पे जब अटैक्स हुई तो सबसे पहले इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया, यूएसए ने ईरान पे अटैक किया, सऊदी अरेबिया ने भी ईरान पे अटैक किया। ईरान ने रिटेलिएशन में कुवैत सिटी पे अटैक किया, दोहा पे अटैक किया, और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है बहरीन, उस पे अटैक किया। तो ईरान ने इन सब सिटीज़ पे क्यों अटैक किया ये भी समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएसए जो है वो ईरान पे क्यों अटैक कर रहा है। क्योंकि यूएसए जो है वो चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेस ना हो। ईरान जो है वो क्लेम कर रहा है कि कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बन रहा है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन ईरान अपना न्यूक्लियर पावर डे बाय डे इनलार्ज करता जा रहा है, और ये चीज़ यूएसए को नहीं अच्छी लग रही है। क्योंकि यूएसए जो है वो नहीं चाहता कि कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम फर्दर हो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो यूएसए का रीज़न ये है अटैक करने का। और एक और रीज़न है कि यूएसए जो है वो सऊदी अरेबिया और इज़राइल को एज अ फ्रेंड कंसिडर करता है। तो जब इज़राइल स्टेट बना था तो सबसे पहले यूएसए ने ही इसको एज अ स्टेट कंसिडर किया था। तो ये एक रीज़न है इज़राइल को सपोर्ट करने का यूएसए का। सऊदी अरेबिया को यूएसए क्यों सपोर्ट करता है, एक रीज़न तो इसका लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे पर्शियन गल्फ प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है फॉर ट्रेड एंड मिनरल पर्पस। और सऊदी अरेबिया जो है वो खुद एक मिनरल रिच, एनर्जी रिच और ऑयल रिच कंट्री है। तो यूएसए एनर्जी और ऑयल के लिए इसको सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया को। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने क्यों अटैक किया ईरान पे, तो एक रीज़न तो हमारा ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक सुन्नी कंट्री है और ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है। तो इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बना रहता है, और ये एक रीज़न बन जाता है ईरान पे अटैक करने का। और दूसरा रीज़न ये है कि ईरान से जो सऊदी अरेबिया है उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में एक यमन आता है, और यमन जो है वो ईरान से सपोर्ट लेता है, और ये चीज़ सऊदी अरेबिया को अच्छी नहीं लगती ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस, बिकॉज ये एक बॉर्डरिंग नेशन है सऊदी अरेबिया से। अब रही बात कि इज़राइल ईरान पे अटैक क्यों कर रहा है, तो इज़राइल का यहाँ पे एक कंट्री है लेबनान। लेबनान में हजिबुल्लाह रहते हैं, वो एक कम्युनिटी हैं जो कि ईरान उनको सपोर्ट करता है, और हजिबुल्लाह जो है वो इज़राइल से कॉन्फ्लिक्ट में बने रहते हैं। ये एक रीज़न है कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए इज़राइल जो है वो ईरान पे अटैक करता है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक वेस्ट बैंक है इज़राइल में लोकेशन पे, जो कि इज़राइल और वेस्ट बैंक में डिस्प्यूट बना रहता है, और वेस्ट बैंक को ईरान सपोर्ट करता है, जो कि इज़राइल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये एक और रीज़न बन जाता है इज़राइल अटैक करने के लिए ईरान पे। तो अभी हमने समझ लिया कि किसने किस पे अटैक किया, यूएसए ने, इज़राइल ने और सऊदी अरेबिया ने अटैक किया है ईरान पे, और ईरान ने रिटेलिएशन में कुवैत पे, बहरीन पे और दोहा पे अटैक किया है। तो हमने इन सारी कंट्रीज़ का मैप समझ लिया। अब हम देखते हैं कि रूट कॉज क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों हो रहा है, और क्या क्या हुआ है अब तक, और उम्मीद क्या की जा रही है कि आगे हो सकता है। ये कंट्रीज स्ट्रैटेजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन रहा है ईरान और इज़राइल के बीच में ड्यू टू हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट एंड देन वेस्ट बैंक का जो टेरिटरी है उसकी वजह से।
तो ईरान और इजराइल ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में बने रहते हैं। ईरान जो है वो सपोर्ट करता है मिलिटेंट ग्रुप, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कि अपोज करते हैं इजराइल को, इजराइल में रह के इजराइल को अपोज करते हैं, और उसको ईरान सपोर्ट करता है जो कि इजराइल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये एक टेंशन का कारण बन जाता है। इजराइल जो है वो ईरान को एज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट मानता है, एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्हांस करने की वजह से, और दूसरा कि उसी के लोगों को वो सपोर्ट करता है कि अपने स्टेट को अपोज करो। इसलिए ईरान और इजराइल हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में बने रहते हैं। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ हिस्ट्री ऑफ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, और इन कंट्रीज़ के बीच में अटैक्स ये सब होते रहते हैं। ये बहुत कॉमन है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए या रिसोर्सेज को लेके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। और एक और बड़ी कारण ये है कि न्यूक्लियर और मिलिट्री कंसर्न्स हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। यूएसए और इजराइल जो है एक्यूज़ करते हैं ईरान को कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि आगे चल के एक सिक्योरिटी थ्रेट के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप करना उस एरिया, मिडिल ईस्ट एरिया के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट बन सकता है इन फ्यूचर, बिकॉज अटैक्स किए जा सकते हैं जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, या फिर यूएसए के लिए भी इन फ्यूचर वो थ्रेट बन सकता है। ये जो डिप्लोमेसी है ईरान की कि वर्ल्ड को ये बताना कि नहीं, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बन रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये फेल कर जाता है। यूएसए जो है वो एट लास्ट अटैक कर देता है ईरान पे, और ये जो है जो टॉक्स होते हैं ऐसे कंट्रीज़ के बीच में, वो स्टैग्नेंट पोजीशंस पे आ जाते हैं, टेंशन्स बढ़ने लग जाता है, मिलिट्री एक्शंस होने लग जाती है, और फाइनली एट लास्ट यूएसए जो है वो अटैक कर देता है ईरान पे, जो कि अभी हमारा रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हम देख ही रहे होंगे। तो हो क्या रहा है, करंट वॉर इवेंट हो क्या रहा है? तो 28 फरवरी 2026 को क्या हुआ कि यूएसए जो है और इजराइल ये दोनों साथ में आके लॉन्च कर देते हैं एक कोऑर्डिनेटेड एयर एंड मिसाइल स्ट्राइक अक्रॉस ईरान। ये दोनों साथ में हमला कर देते हैं। इजराइल और यूएसए, एज आई टोल्ड, दे आर कंसिडर्ड एज फ्रेंड्स। तो ये दोनों साथ आके ईरान पे, जो कि एक कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में, उस पर अटैक कर देते हैं। दिस कैंपेन नेम्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लाइन, ये जो कैंपेन है, ये जो इन्होंने लॉन्च किया है, उसको एज नेम किया जाता है रोरिंग लायन और लायंस रोर, जो कि ईरान को हिट करता है मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पे, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो सकता है कि हो, जो कि ईरान क्लेम करता है नहीं कर रहा है, बट यूएसए और बाकी सारी कंट्रीज़ को ऑब्वियसली लगता है ऐसा कि हाँ वो हो रहा है। तो ये सारी बिल्डिंग्स पे अटैक हो जाती है। ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी, जो कि एक बड़ा सा एक इशू बना हुआ है अभी, अयतुल्ला अली खमेनी, जिनको एक रिलीजियस लीडर के तौर पे भी देखा जाता था, उनको मार दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। और ये एक बड़ा कारण होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट अभी हमारे वर्ल्ड में चल रहा है, जो भी सिनेरियो आप लोग देख रहे होंगे, ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न बन जाता है अयतुल्ला अली खमेनी का डेथ। ईरान रिटेलिएट करता है, ऑब्वियसली ईरान रिटेलिएट तो करेगा ही। तो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है विथ इट्स ओन मिसाइल एंड थ्रोन स्ट्राइक्स अगेंस्ट इसराइल एंड यूएस असेट्स इन द रीजन। तो वो अटैक कर देता है, बट हाँ वो छोटे छोटे लोकेशन पे अटैक करता है, जैसे बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, इन सारे लोकेशंस पे, जो कि यूएसए को डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि वो जो पर्शियन गल्फ का एरिया है वो यूएसए चाहता है कि वो उसके कंट्रोल में आ जाए ड्यू टू ट्रेड रूट्स, और फिर वो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी। अटैक्स जो है वो गल्फ अरब स्टेट्स को हिट करता है वेयर यूएस बेसिस आर लोकेटेड। सो बेसिकली ये डायरेक्ट अटैक नहीं था यूएस पे, बट इनडायरेक्टली अटैक था, क्योंकि कुवैत, बहरीन और इराक जो है वो यूएस बेसिस में से एक है, वहाँ से यूएस ऑपरेट करता है। एक सिविलियन इम्पैक्ट भी देखा गया है। एक जो ट्रैजिक स्ट्राइक है वो प्राइमरी स्कूल इन साउदर्न ईरान, जो कि इराक ने ईरान पे अटैक कर दिया, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए, बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रन की डेथ हुई है। सो बेसिकली यहाँ पे होता है कि ईरान जो है वो इराक पे अटैक कर देता है, क्योंकि इराक जो है वो यूएसए का एक बेस माना जाता है, और वो जो पर्शियन गल्फ का एरिया है, वो जो अरब स्टेट्स हैं, वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूएसए के लिए।
तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक स्कूल पे अटैक कर देता है, जो बहुत सारे जहाँ पे बच्चे होते हैं वो उनकी डेथ होती है, वो घायल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो सराउंडिंग एरियाज़ में रह रहे होते हैं वो घायल हो जाते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग रीज़न बन जाता है। उसके बाद सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी होती है। तो अब आप ये देख लीजिए कि किस कंट्री ने कहाँ पे अटैक किया है। ये जो है ये लोकेशंस है जहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं और जहाँ से स्ट्राइक्स ऑपरेट की गई है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि ये वर्ल्ड के को कितना इफ़ेक्ट करता है, ये वर्ल्ड के लिए ज़रूरी क्यों है कि इन्वॉल्व हो या ना हो, ये कैसे वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है, ये वर्ल्ड को कंसर्निंग वे में कैसे दिखाया जा सकता है। सबसे पहले तो एक ये कि अगर यूएसए, इज़राइल, सऊदी अरेबिया ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यूएसए को जो सपोर्ट करते हैं नेशंस वो साथ में आ जाएंगे और इधर ईरान के जितने भी सपोर्टिव नेशंस हैं वो साथ में आ जाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड वॉर के तरह देखा जा सकता है क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होंगी, रिसोर्सेस के लिए लड़ाई होगी, जो भी रीजंस हैं एक दूसरे के वो सब साथ में आ जाएंगे और ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि एक ऑयल ट्रेड और इकोनॉमी को लेके भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट जो एरिया है वहाँ पे ऑयल और फिर स्ट्रैटेजिकली ट्रेड रूट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बन सकता है। मिडिल ईस्ट इज़ क्रूशियल फॉर ग्लोबल ऑयल सप्लाई, स्पेशली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एज अ ट्रेड रूट, जो कि स्ट्रैटेजिकली नेशंस को इन्वॉल्व कर सकता है फॉर द वॉर। एनी डिसरप्शन कैन अफेक्ट ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस एंड वर्ल्ड मार्केट्स। जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा फ्यूल प्राइसेस हाई होती जाएंगी बिकॉज सऊदी अरेबिया जो है वो एक मेजर ऑयल रिजर्व के तरह देखा जाता है, वहाँ पे एनर्जी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो प्राइसेस हाई। अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या है, यूएन क्या चाहता है? यूएन चाहता है कि ये जो वॉर है वो डिसएस्केलेट हो जाए, ज़्यादा फर्दर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आगे ना बढ़े ताकि कैजुअलिटीज़ ना हो, नेशंस पीस मेंटेन करे, ऑन टॉक्स आ जाए, स्टैग्नेशन ना हो। ये दोनों आपस में बात करके ये वॉर की सिचुएशन ना हो ये चाह रहा है यूएन। तो सब नेशंस कंडेम द अटैक्स, कुछ नेशंस जो हैं वो चाहती हैं कि ये वॉर बंद हो जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाए, अटैक्स ना हो। बाकी जो यूएस अदर सपोर्टर नेशंस हैं वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कंट्रोल बना दे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहे। तो ये आज हम समझ गए कि कैसे ये मैप के थ्रू कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है और ये अटैक्स क्यों हो रही है। अभी देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाता है, ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। जो प्रेडिक्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है।